नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी में हूं पवन नौटियाल। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीति की और हमारे साथ उत्तराखंड की राजनीति यानी चुनाव साल में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी और कांग्रेस की किस तरह से चुनाव में कांग्रेस जा रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगे इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर और क्या क्या इस बार कांग्रेस की रणनीति है चुनाव को लेकर। सीधे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी जुड़े हैं। सबसे पहले प्रीतम जी, आपका स्वागत है वन इंडिया हिंदी पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। प्रीतम जी, सवाल सबसे पहले भाजपा की बात करते हैं। जिस तरह से कल जो प्रकरण अगर बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी केदारनाथ जाते हैं और देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो चारों धाम विरोध चल रहा है, किस तरह से देखते हैं एक पूर्व मुख्यमंत्री को गो बैक के नारे लगाना और पंडा पुरोहितों का इस तरह से विरोध? देखिए, सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का विधेयक जब विधानसभा में लाया तो हमने उस वक्त भी सरकार से आग्रह किया था कि सरकार तीर्थ पुरोहितों से, हक हकूकधारियों से और स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करके तदनुसार जो है इस देवस्थानम बोर्ड के विधेयक को सदन में लाने का काम करे। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता की मद में मदमस्त थे। उन्होंने बहुमत के आधार पर इस विधेयक को जो है सदन में पारित कराने का काम किया। कांग्रेस ने उस समय भी इसका विरोध किया था और आज भी कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ी है। कल केदारनाथ के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जी को केदार बाबा के दर्शन जो है तीर्थ पुरोहितों ने नहीं करने दिए, ये बहुत गंभीर विषय है और हम आज भी सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार तीर्थ पुरोहितों से संवाद स्थापित करे और उनको विश्वास में लेकर के जो है इस बोर्ड का गठन करने का काम करे। और कांग्रेस का तो रुख बड़ा स्पष्ट है कि 2022 में जब हम आएंगे तो हम तीर्थ पुरोहितों से, स्थानीय लोगों से, हक हकूकदारियों से संवाद स्थापित करेंगे। उनकी भावनाओं के अनुरूप हम आगे बढ़ने का काम करेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो हम इस कानून को भी जो है निरस्त करने का काम करेंगे। एक दूसरा मुद्दा जो उत्तराखंड की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है वो भू कानून को लेकर है। आपकी इस पर क्या सोच है और कांग्रेस की क्या सोच है? देखिए, कांग्रेस की सोच भू कानून को लेकर के बड़ी स्पष्ट है। 2002 में हमारी सरकार बनी। हमारी सरकार ने इस प्रदेश के अंदर भू कानून बनाने का काम किया। 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन बाहर का व्यक्ति यहाँ खरीद नहीं सकता था और उसके बाद जब फिर खंडूरी जी मुख्यमंत्री के रूप में आए, उन्होंने इसको और सख्त करने का काम किया। उन्होंने 250 वर्ग मीटर जमीन जो है बाहर का व्यक्ति खरीद पाएगा, इस कानून को और मजबूत करने का काम किया। लेकिन ये सरकार जो वर्तमान में है, उन्होंने भू माफियाओं के साथ मिलकर के इस भू कानून को ध्वस्त करने का काम किया, जिसका विरोध आज उत्तराखंड के लोग सड़क पर उतर करने का काम कर रहे हैं। और हम कहना भी चाहते हैं कि राज्य के अंदर अगर सख्त भू कानून नहीं होगा तो भू माफिया इस प्रदेश की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम करेंगे। 2022 में जब हम आएंगे तो हम एक ऐसा भू कानून बनाएंगे जो स्थानीय लोगों के हितों को संरक्षित करने का काम करे। भाजपा सरकार का जो अंतिम विधानसभा है सत्र है वो गैरसैंण में होने जा रहा है। पिछला जो गैरसैंण सत्र हुआ था बहुत बड़ी घोषणाएं हुई थी, लेकिन उसके बाद त्रिवेंद्र रावत को हटना पड़ा था। अब एक बार फिर गैरसैंण में सत्र जा रहा है। चुनावी साल है, क्या लगता है आपको बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है या फिर कांग्रेस को आप क्या उम्मीद कर रही है? क्या गैरसैंण को लेकर कोई बड़ी घोषणा होनी चाहिए? आपकी क्या मांग, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का काम किया। हम समझते थे कि ग्रीष्मकाल में राजधानी गैरसैंण से संचालित होगी, लेकिन इनमें सरकार एक दिन भी गैरसैंण नहीं गए। अजीबोगरीब स्थिति है। जब ग्रीष्म काल में सत्र गैरसैंण में होना चाहिए था तो वहां नहीं हुआ। आप शीतकालीन सत्र को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी में आयोजित करने का काम कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न जो सरकार की सोच पर खड़ा होता है। और हम कहना चाहते हैं कि सत्र की अवधि बहुत कम है, लेकिन कांग्रेस के लोग इस अवधि में भी सरकार की ताबूत में जो है अंतिम कील ठोकने का काम करेंगे। अंतिम कील ठोकने का काम आप करेंगे।
प्रीतम जी की जो छवि है वो एक बड़ी सादगी वाली छवि मानी जाती है। आप सोशल मीडिया की लाइमलाइट से बहुत दूर रहते हैं, उस तरह से नहीं रहते जिस तरह से आजकल के नेता रहते हैं। कहा जाता है कि आप मतलब एक ऐसी राजनीति करते हैं जो स्वच्छ राजनीति कहलाती है। यशपाल आर्य जी के प्रकरण की बात करें, ये दावा किया जा रहा है कि प्रीतम सिंह जी इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं शामिल रहे। अब किस तरह से देखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आप निकाल चुके हैं, ऐसे समय में आपने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली जब कांग्रेस जो है 11 पर थी। अब 2022 का चुनाव सामने है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी आपके पास है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। किस तरह से देखते हैं 2022 के चुनाव को? देखिए, आपने कहा कि मैं राजनीति किस अंदाज में करता हूँ। अपना अपना अंदाज है, मेरा अपना अंदाज है। मैं अपने तरीके से राजनीतिक जीवन को जीने का काम करता हूँ और इस तरीके से राजनीति में जीवन जीने की प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली है। तो ये राजनीति में चलता रहता है। मुझे बहुत ज़्यादा जो है लाइमलाइट में या मीडिया के माध्यम से ही जो है हम लाइमलाइट में आए, तो कदापि मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हमारा जो कृत्य है हम उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें, ये मेरा प्रयास रहता है, मेरी कोशिश रहती है। आपने कहा कि मुझे अध्यक्ष के रूप में, सही बात है। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस परास्त हुई, हम 11 पर आकर के सिमट गए। इन परिस्थितियों में मुझे राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। मैंने कोशिश की, प्रयास किया कि जो हमारे साथियों का मनोबल गिरा हुआ था उस मनोबल को ऊपर उठाने का हम कार्य करें। मैं उत्तराखंड के एक एक कांग्रेस जन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि अध्यक्ष के रूप में जो सहयोग उन्होंने मुझे दिया उसके लिए मैं सदैव उनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका निर्वहन भी मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें भी कांग्रेस जनों का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आपने कहा यशपाल आर्य जी को कांग्रेस में लाने का जो विषय है, देखिए आर्य जी मूल रूप से कांग्रेस के हमारे साथी रहे, सहयोगी रहे। वो भाजपा में जरूर रहे, उनका शरीर भाजपा में था लेकिन आत्मा कांग्रेस में थी। वो सदैव जो है सोनिया जी, राहुल गांधी जी के प्रति अपनी निष्ठाएं व्यक्त करते रहे और सोनिया जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में फिर से वो कांग्रेस में आए हैं। मैं तो एक अदनासा कांग्रेस का सिपाही हूँ और जो कोशिश हमसे बन पड़ती थी हमने करने का प्रयास किया। अंतोगत्वा सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस में आए हैं और उनके आने से कांग्रेस को बल मिला है और निश्चित रूप से 2022 कांग्रेस जीतने जा रही है। तमाम दावे किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस की क्या 2022 में होगी, टिकट फॉर्मूले की बात अब सामने आने लगी है। ये लगातार बातचीत हो रही है कि इतनी सीटें महिलाओं को होनी चाहिए। यूपी की अगर बात करें, प्रियंका जी ने वहां पर 40% जो सीटें हैं वो महिलाओं को देने की बात की है। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों को वो देने की बात की है कांग्रेस ने। आपको क्या लगता है, प्रीतम जी का क्या फॉर्मूला हो सकता है अगर टिकट बंटवारे की बात आती है? देखिए, प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहा कि हम 40% टिकट उन महिलाओं को देंगे जो महिलाएं चुनाव लड़ना चाहेंगी। तो स्वाभाविक बात है, महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही है और कांग्रेस का मंतव्य जो है शुरू से रहा कि इस देश के अंदर जो है ये जो लोकसभा है, लोकसभा से महिला विधेयक पारित होना चाहिए जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। लेकिन किसी भी सरकार ने जो है ये साहस नहीं दिखाया और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने इस बात को कई मौकों पर कहा कि सरकार विधेयक लाए, हम उसका पुरजोर समर्थन करने का काम करेंगे। उत्तराखंड राज्य के अंदर टिकटों के बंटवारे का क्या पैमाना होगा ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। और हरीश राव जी ने कहा कि हम पूर्व सैनिकों को टिकट देंगे, तो प्रयास होगा, कोशिश होगी कि पूर्व सैनिक जो चुनाव लड़ना चाहेंगे, जीतने की स्थिति में होंगे, तो निश्चित रूप से हम टिकट देंगे। हरीश राव जी ने जो बात कही वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और उन्होंने कोई बात कही तो बड़े सोच समझ करके कही होगी। सर, जिस तरह की बातें मीडिया में आती है या सियासी इस्तीके निकाले जाते हैं कि क्या प्रीतम जी और हरीश रावत जी में कुछ दूरियां हैं या
क्या क्यों प्रीतम जी और हरीश जी एकजुट होकर 2022 के चुनाव में एक साथ होकर सामने नहीं आ रहे हैं? इस तरह की बातें लगातार उठती हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हरीश राव जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और आपने कहा कि मैं और हरीश राव जी एक साथ नहीं आना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये संभवतः जो है मीडिया इस बात को लगातार कहता रहता है, लेकिन 3 सितंबर से इस प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश प्रभारी द्वारा परिवर्तन यात्राएं प्रारंभ की गई, जो खटीमा से प्रारंभ हुई। उस यात्रा में लगातार हम सब लोग एक साथ थे। हरीश राव जी वरिष्ठ नेता हैं और हम सब लोग उनके साथ खड़े होकर के 2022 में कांग्रेस की वापसी के लिए कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है, जो मुख्यमंत्री फेस को लेकर बात आ रही है। पहले दलित की बात होती है कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए। हरीश रावत जी ने केदारनाथ जाके बोला कि मैं अपने लिए मुख्यमंत्री पद की बात मैंने भगवान से मांगा कि कांग्रेस की सरकार आए और मुख्यमंत्री बनूं। आपको क्या लगता है, प्रीतम जी की दावेदारी किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। 2022 में जब हमारी सरकार बनेगी तो इस परिप्रेक्ष्य में विधायकगण और राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा और राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वो सबको स्वीकार्य होगा। जिसे भी बागडोर सौंपी जाएगी, जिसको भी मुख्यमंत्री के रूप में राष्ट्रीय नेतृत्व चयन करने का काम करेगा, हम सब लोग उनके साथ लाभबद्ध होने का काम करेंगे। उत्तराखंड की जनता एक और सवाल का इंतजार कर रही है। जो बागियों को लेकर बात होती है कि जो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, दिवाली के बाद बम फूटने वाला, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। विजय भोगना जी कह रहे हैं 15 दिन का समय दीजिए। किस तरह से देखते हैं, कब तक ये सारा जो ये चल रहा है प्रकरण, इसका पटाक्षेप हो जाएगा? देखिए, पहले तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, दरवाजे सदैव खुले रहते हैं और उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जहां से लोग गए ना हो और जिसमें लोग आए ना हो। और आपने कहा कि जो हमारे साथी हमको छोड़ करके गए, अगर वो पुनः वापिस आना चाहेंगे तो इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा वो सबको स्वीकार्य होगा। अब किसी ने कहा कि हम कब बम फोड़ेंगे, कब नहीं फोड़ेंगे, ये जो लोग कह रहे हैं आप उनसे पूछिए। मैं तो इतना कह सकता हूं कि मेरे जो है अभी तक जो है कोई संपर्क में नहीं है जिसको मैं ये कहूं कि वो कांग्रेस में आने की बात कर रहा हूं। आखिरी सवाल, 2022 के चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें लेकर आ रही है, आपका क्या दावा? क्योंकि बीजेपी मिशन 60+ की बात कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो जुमलेबाजी करती रहती है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, उन्होंने झारखंड में जो दावा किया था कि क्या उनको वो हासिल हुआ? क्या छत्तीसगढ़ में जो दावा किया था उनको हासिल हुआ? चाहे गोवा का जिक्र कर लीजिए, चाहे कर्नाटक का जिक्र कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का जिक्र कर लीजिए, चाहे राजस्थान का जिक्र कर लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का जिक्र कर लीजिए। इन तमाम राज्यों में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने टारगेट फिक्स किया था, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए। हाँ, इनकी सरकारें जहां नहीं बनती हैं वहां धनबल के आधार पर ये सरकारों को गिराने का काम करते हैं और अपनी सरकार बनाने का काम करते हैं। चाहे कर्नाटक का मैं जिक्र करूं, चाहे मैं गोवा का जिक्र करूं, चाहे मैं मध्य प्रदेश का जिक्र करूं, ये वानगी जो है इस लोकतंत्र में देखने को मिली है। तो लोकतंत्र की हत्या पर उतारू जो दल हो उसका हश्र जो है क्या होगा वो आगे आने वाला समय बताएगा। जहां तक आपने कहा कि इस चुनाव में जो है कांग्रेस कितनी सीटें हासिल करेगी, मैं कह सकता हूं कि परिवर्तन यात्रा में जिस तरीके से लोगों का जन सैलाब उमड़ करके परिवर्तन यात्रा में सम्मिलित हुआ, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम 60 से ज्यादा सीटें जीतने का काम करेंगे। वन इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद प्रीतम जी। जी धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने साफ किया कि कांग्रेस 2022 में 60+ सीटें लेकर आ रही है और इनका दावा है कि भले ही जो बागियों को लेकर और कांग्रेस को लेकर जो बात चल रही है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं और दिवाली के बाद जिस तरह की बात चल रही है राजनीति में, उत्तराखंड की राजनीति में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की राजनीति या उत्तराखंड की राजनीति में क्या बदलाव होता है। देहरादून से वन इंडिया के लिए पवन नौटियाल।